हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है जादुई गर्भवती जलपरी की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। बहुत समय पहले की बात है। गहरे समुद्र के नीचे एक जलपरियों का देश था। उसमें बहुत ही सारी खूबसूरत जलपरियां रहा करती थीं। उन्हीं जलपरियों में मीनाक्षी नाम की एक रानी जलपरी थी। वो बहुत ही जिद्दी और घमंडी रानी थी। कोई भी उस रानी जलपरी का कहना नहीं मानता था, तो बदले में वो उसे कठोर दंड देती थी। सभी जलपरियां उसके इस व्यवहार से अब बहुत परेशान हो चुकी थी। उसे कोई भी जलपरी अपने से ज्यादा यदि सुंदर दिख जाती, तो वो उसे बदसूरत बना देती थी। एक दिन कुछ जलपरियां पार्टी कर रही थी। तभी वहाँ पर रानी जलपरी आती है। अरे तुम सब ये क्या कर रही हो? ऐसा घटिया म्यूजिक सुनकर मेरा सर फटा जा रहा है। तुम जल्दी से इस घटिया म्यूजिक को बंद करो। रानी जलपरी, आज मेरा जन्मदिन है, इसीलिए आज जललोक में पार्टी है। आप थोड़ी देर और पार्टी चलने दीजिए, मैं आवाज थोड़ी कम कर देती हूँ। तेरी इतनी हिम्मत! एक बार जब मैंने बोल दिया यहाँ पर पार्टी नहीं होगी, मतलब कोई पार्टी नहीं होगी। मेरा दिमाग खराब मत करो, नहीं तो मैं तुम लोगों को कठोर दंड दूंगी। इतना कहकर रानी जलपरी वहाँ से चली जाती है। ये रानी माँ तो बहुत दुष्ट है, हमें कुछ भी नहीं करने देती। सब कुछ इसी की मर्जी से होता है। बिल्कुल सही बोल रही हो तुम। पता नहीं इस दुष्ट रानी से हमारा पीछा कैसे छूटेगा। सभी जलपरियाँ परेशान होकर वहाँ से चली जाती हैं। वहीं रानी जलपरी सूरज नाम के एक जलपरे से प्यार करती थी। एक दिन वो उस जलपरे के पास जाती है। सुनो जलपरे, मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। तुम बहुत ही दुष्ट और मतलबी रानी हो। मैं तुमसे कभी शादी नहीं कर सकता। क्या तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे मना कर रहा है? समुद्र की रानी को मना कर रहा है? सुन मूर्ख, मैं प्यार से बोल रही हूँ, मुझसे शादी कर ले, नहीं तो तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। तुझे जो करना है वो तू कर सकती है। मैं तुझसे शादी कभी भी नहीं करूँगा, चाहे तू इसके बदले मुझे मृत्यु दंड ही क्यों न दे दे। जलपरी की ये बात सुनकर रानी जलपरी को बहुत गुस्सा आ जाता है। रानी उसी समय उसकी सारी शक्तियाँ उससे छीन लेती है। अब तू एक मामूली इंसान है। अब तू पृथ्वी लोक पर एक मामूली इंसान की तरह ही रहेगा। ठीक है, मैं पृथ्वी लोक पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन तुझसे शादी करने के लिए कभी तैयार नहीं होऊंगा। जलपरा खुशी खुशी पृथ्वी लोक पर चला जाता है और एक आम इंसान की तरह रहने लग जाता है। पृथ्वी लोक पर उसकी मुलाकात अलीशा नाम की एक लड़की से होती है। धीरे धीरे उन दोनों में प्यार हो जाता है और एक दिन दोनों शादी कर लेते हैं। इसी तरह खुशी खुशी दिन बीत रहे थे। कुछ दिनों बाद अलीशा और सूरज के जुड़वा लड़का और लड़की होते हैं। वो लड़की का नाम आशना और लड़के का नाम आरव रखते हैं। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, दोनों बच्चे जलपरा और जलपरी बन जाते हैं। वो दोनों भाई बहन ही बहुत ही समझदार और बहुत ही शक्तिशाली थे। एक दिन रानी जलपरी पृथ्वी लोक पर जा रही थी। तभी उसे सूरज अपनी पत्नी के साथ नजर आता है। रानी जलपरी सीधा सूरज के पास जाती है। नालायक आदमी, कौन है ये तेरे साथ? ये मेरी पत्नी है, मैंने इससे शादी की है। सूरज की ये बात सुनकर रानी जलपरी को बहुत गुस्सा आ जाता है। तुझे इस लड़की में ऐसा क्या नजर आया जो तुझे मुझ में नहीं दिखा? मैं इससे कई ज्यादा खूबसूरत हूँ और शक्तिशाली भी हूँ। अगर तू मुझसे शादी कर लेता तो महलों में आराम की जिंदगी जी रहा होता। अभी भी समय है मूर्ख, मुझसे शादी कर ले, मैं तुझे अपने महल वापस ले जाऊंगी। तुझे ये मामूली लड़की लगती होगी, लेकिन मुझे नहीं। तू शक्तिशाली भले ही होगी, लेकिन मेरी पत्नी तुझसे भी ज्यादा समझदार और दयालु है। अरे तू तो एक घमंडी औरत है। तुझसे शादी करना तो दूर, मैं तुझे देखना तक पसंद नहीं करता। सूरज की ये बात सुनकर रानी जलपरी फिर से गुस्सा हो जाती है
और सूरज को बंदी बना लेती है। मैंने तुझे पृथ्वी लोक पर भेजकर बहुत बड़ी गलती की है। तू तो यहाँ मजे से जिंदगी जी रहा है। अरे तुझे तो सलाखों के पीछे होना चाहिए था। वो सूरज को लेकर वहाँ से चली जाती है और उसे अपने जेल में डाल देती है। अब तू जिंदगी भर इसी जेल में सड़ेगा। देखती हूँ तेरी बीवी तुझे कैसे बचाती है। फिर उसकी पत्नी अलीशा समुद्र के पास आकर जोर जोर से रोने लग जाती है। तभी वहाँ पर दो जलपरियाँ आती हैं। अरे क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारी घमंडी रानी जलपरी ने मेरे पति को बंदी बना लिया है, उन्हें जेल में डाल दिया है। मैं उन्हें बचाने आई हूँ। प्लीज प्लीज मेरे पति को लौटा दो। मैं तुमसे विनती करती हूँ। देखो हम तुम्हारा दुख दर्द समझ सकते हैं, लेकिन हमारी रानी बहुत ही घमंडी और दुष्ट है। वो किसी की बात नहीं सुनती। अगर उसने तुम्हें यहाँ देख लिया तो वो तुम्हें मार डालेंगी। इसीलिए तुम जल्दी से यहाँ से वापस लौट जाओ और दोबारा यहाँ पर कभी मत आना। जलपरियों की ये बात सुनकर अलीशा वहाँ से चली जाती है। माँ आप रो क्यों रही हो? अलीशा अपने बच्चों को वो सारी बातें बताती है। माँ वो तो बहुत ही दुष्ट जलपरी है। वो पिताजी को उठाकर क्यों ले गई है माँ? अचानक से अलीशा बेहोश हो जाती है। दोनों बच्चे अपने जादू से उसे बिस्तर पर लेटा देते हैं। दीदी हमें अपने पिताजी को उस दुष्ट रानी से छुड़वाना होगा। हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। पिताजी कहते थे कि हम दोनों बहुत शक्तिशाली हैं। अब हम अपनी शक्तियों से अपने पिता की रक्षा करेंगे। तभी उनकी माँ को होश आ जाता है। सूरज कहाँ हो सूरज? बिटिया तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? तुमने उन्हें देखा क्या? शांत हो जाइए माँ, पिताजी को दुष्ट रानी ने बंदी बना रखा है। लेकिन आप चिंता ना करें माँ, हम आपसे वादा करते हैं हम अपने पिताजी को सही सलामत आपके पास लेकर आएंगे। उसके बाद दोनों भाई बहन वहाँ से चले जाते हैं। वो दोनों समुद्र के पास जाते हैं। तभी उन्हें एक जलपरी दिखाई देती है। अरे तुम दोनों जलपरा और जलपरी जमीन पर क्या कर रहे हो? जल्दी से पानी में आओ, नहीं तो तुम मर सकते हो। नहीं हमें कुछ भी नहीं होगा। हम पृथ्वी पर भी रह सकते हैं और पानी में भी। क्या ऐसा कैसे हो सकता है? जलपरा और जलपरी तो पानी में ही रहते हैं, फिर तुम पृथ्वी पर कैसे रह सकते हो? क्योंकि हम एक जलपरी और इंसान दोनों के बच्चे हैं, इसीलिए हमारे अंदर जलपरी और इंसान दोनों की ताकतें हैं। आप हमें ये बताइए कि क्या आप हमारी मदद कर सकती हैं? हमारे पिताजी को तुम्हारी दुष्ट रानी ने बंदी बना रखा है। आप हमें हमारे पिताजी को बचाने का उपाय बताइए। हमारी रानी जलपरी बहुत ही दुष्ट है, वो किसी को भी माफ नहीं करती। लेकिन मैं तुम्हारी मदद इस बार जरूर करूंगी। उसके बाद वो जलपरी रानी के पास जाती है। रानी जलपरी पृथ्वी से बहुत ही अच्छे मेकअप आर्टिस्ट आए हुए हैं। उनके पास एक ऐसी फेस क्रीम है जिसके लगाने से इंसान हमेशा के लिए जवान और सुंदर हो जाता है। वैसे तो मैं बहुत ही खूबसूरत हूँ, मुझसे सुंदर कोई भी नहीं है यहाँ, लेकिन फिर भी उन लोगों से फेस क्रीम मैं जरूर लूंगी। एक काम करो, उन्हें अंदर लेकर आओ। दोनों भाई बहन रानी जलपरी के पास जाते हैं। तुम दोनों जल्दी से वो फेस क्रीम मुझे दो। अगर मैं सबसे सुंदर नहीं हुई तो तुम दोनों को मैं कारावास में डाल दूंगी। नहीं नहीं रानी जी, हमारी क्रीम बहुत अच्छी है। हमने पहाड़ों से जड़ी बूटियाँ ढूंढ ढूंढ कर इस क्रीम को बनाया है। उसके बाद दोनों भाई बहन रानी जलपरी को वो क्रीम दे देते हैं। रानी जी मुझे गुलाब जामुन बहुत अच्छे बनाने आते हैं। मैंने अपने हाथों से आपके लिए गुलाब जामुन बनाए हैं। क्या आप कुछ गुलाब जामुन खाना चाहेंगी? गुलाब जामुन का नाम सुनते ही रानी जलपरी के मुंह में पानी आ जाता है। अरे वाह, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? जल्दी से गुलाब जामुन मुझे दे दो। दोनों भाई बहन गुलाब जामुन रानी जलपरी को देते हैं। रानी जलपरी वो गुलाब जामुन खाती है। उसके बाद वो बेहोश हो जाती है।
दोनों भाई बहन अपनी शक्तियों से रानी जलपरी को एक जादुई गोले में कैद कर देते हैं। उसके बाद वो सभी जलपरियां वहाँ इकट्ठी हो जाती है और दोनों भाई बहन के लिए तालियां बजाती है। फिर वो दोनों अपने पिता को जेल से आजाद कराते हैं। उसके बाद सभी जलपरियां दोनों भाई बहन को रानी और राजा जलपरी बना देते हैं। उसके बाद सभी जलपरियां समुद्र में खुशी खुशी रहने लगती है। ये कहानी है अमायरा नाम की एक लड़की की, जो कि कुंजनगर नाम के एक गांव में रहा करती थी। अमायरा बहुत ही गरीब परिवार से थी। अमायरा के पिता बाजार में लड़कियों के सुंदर सुंदर लहंगे बेचा करते थे, लेकिन लहंगे बेचकर जो भी पैसे आते थे उन पैसों से उनके परिवार का गुजारा ठीक से नहीं हो पाता था। वो रूखी सूखी खाकर ही अपना गुजारा कर रहे थे। एक दिन अमायरा के पिता की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्हें बाजार में लहंगे बेचने के लिए जाना पड़ा। वो जब बाजार में लहंगे बेच रहे थे कि तभी अचानक से उन्हें चक्कर आया और वो बीच बाजार में सड़क पर ही गिर गए। तभी वहाँ से एक बड़ा ट्रक गुजरा और वो उस ट्रक के नीचे आ गए और उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। जब ये खबर अमायरा और उसकी माँ तक पहुँची तो वो लोग भागते हुए वहाँ पर आ गयी। माँ, पिताजी को क्या हो गया है? पिताजी कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं माँ? अमायरा की माँ ने किसी तरह अमायरा को संभाला और विधिवत से अमायरा के पिता का अंतिम संस्कार हो गया। उसके बाद अमायरा और उसकी माँ काफी दुखी रहने लग गई थी। ऐसे ही एक दिन अमायरा को जोरों की भूख लगती है और वो अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। अरे बेटा, आज पानी पीकर ही सो जा, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ये सुनकर अमायरा बहुत उदास हो जाती है और फिर वो पानी पीती है और अपनी माँ की गोद में जाकर सो जाती है। अगले दिन से अमायरा की माँ कुछ लहंगे लेकर उन्हें बेचने के लिए बाजार जाती है। लहंगे ले लो लहंगे, सुंदर सुंदर रंग बिरंगे लहंगे ले लो। इसी तरह वो लहंगे बेचती है। फिर कुछ लोग उनसे लहंगे खरीदते हैं, जिससे कि अमायरा की माँ के पास कुछ पैसे आ जाते हैं और उन पैसों से वो घर में आटा, चावल और दाल लेकर आती है। फिर उस रात को आराम से खाना खाकर वो लोग सो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिनों बाद अमायरा की माँ की भी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। अब वो बिस्तर से उठने लायक भी नहीं बची थी। उनके घर में खाने को एक दाना भी नहीं था और अमायरा के पास माँ का इलाज करवाने के लिए 1 रुपए भी नहीं थे और उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो बड़े मार्केट से लहंगे खरीद कर ला सके। अब अमायरा के पास काम ढूंढने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं था। अमायरा काम ढूंढने के लिए घर से बाहर निकल जाती है। दोपहर हो गई थी, लेकिन अभी तक अमायरा को कहीं पर भी कोई भी काम नहीं मिला था। वो काफी थक गई थी, इसलिए वो आराम करने के लिए एक बड़े से घर के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद अंदर से एक औरत निकली और उसने अमायरा से कहा, अरे बेटा, क्या तुम मेरी कुछ मदद करोगी? कैसी मदद काकी? तुम मेरे बगीचे में झाड़ू लगा दो। मेरी कमर में बहुत दर्द है, जिसके कारण मुझसे झुका भी नहीं जा रहा है। कोई बात नहीं काकी, मैं अभी लगा देती हूँ। उसके बाद अमायरा उस औरत के बगीचे में जाकर झाड़ू मार देती है, जिससे वो औरत बहुत खुश हो जाती है और वो औरत खुश होने के बाद अमायरा को 50 रुपए का एक नोट देती है। सुनो बेटा, ये लो, ये रख लो। तुमने मेरी आज बहुत मदद की है, इससे तुम कुछ खा लेना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया काकी। क्योंकि अमायरा को अब कुछ पैसे मिल गए थे, इसलिए वो खुश होकर घर वापस जा रही थी। लेकिन तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। उस बूढ़ी औरत ने अमायरा को आवाज लगाई, बेटी रुको तो जरा, मुझ गरीब की मदद कर दे बेटी। मैंने पिछले 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है,
भूख के मारे मैं चल भी नहीं पा रही हूँ, मुझे खाना खिला दे मेरी बेटी। अमायरा उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर बहुत उदास हो जाती है और काफी देर तक सोचने के बाद उनसे बोलती है, अच्छा ठीक है, चलिए मैं आपको खाना खिलाती हूँ। अमायरा के पास जो पैसे थे, अमायरा उससे खाना खरीदकर उस बूढ़ी औरत को दे देती है। वो बूढ़ी औरत खाना खाकर बहुत खुश हो जाती है। अमायरा ये सोचते हुए जा रही थी कि आज भी उसे कोई भी काम नहीं मिला और वो आगे बढ़ती है कि तभी उसे पीछे से एक बहुत ही सुरीली आवाज सुनाई देती है, अमायरा, अमायरा। अमायरा पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सी परी खड़ी हुई थी। अमायरा परी को देखकर हैरान हो जाती है और बोलती है, अरे आप कौन हो और आपको मेरा नाम कैसे पता है? मैं परीलोक से आई हूँ, मेरा नाम कैटरीना परी है। मुझे तुम बहुत दुखी लग रही थी, इसीलिए मैंने तुम्हारा पीछा किया और सोचा कि मैं तुम्हारी परीक्षा लूं। तुम एक बहुत ही दयालु लड़की हो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुई। बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? उसके बाद अमायरा परी को अपने घर के हालात के बारे में सब कुछ बताती है। उसकी बातें सुनकर परी की आंखें नम हो जाती हैं। फिर परी उससे कहती है, मैं तुम्हें एक जादुई पेड़ दूंगी, तुम उससे जो भी मांगोगी वो तुम्हें वो दे देगा। तुम अपने घर जाओ, तुम्हारे घर की पास वाली नदी में तुम्हें वो जादुई पेड़ मिल जाएगा। अमायरा बहुत खुश होकर अपने घर जाती है। घर जाने के बाद वो देखती है कि उसके घर के पास वाली नदी में एक बहुत बड़ा सा पेड़ है। पेड़ देखकर अमायरा बहुत खुश हो जाती है और वो सोचती है, मैं इस पेड़ से बहुत सारे लहंगे मांगूंगी और उन्हें बेचकर अपनी माँ का इलाज करवाऊंगी। उसके बाद अमायरा उस पेड़ से कहती है, हे जादुई पेड़, तुम मुझे कुछ लहंगे दे दो, मैं उन्हें बेचकर अपना घर चलाऊंगी और अपनी माँ का इलाज भी करवाऊंगी। अमायरा के इतना कहते ही जादुई पेड़ में बहुत सारे लहंगे उग जाते हैं। अमायरा उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर अगले दिन सुबह होने पर अमायरा उन सभी लहंगों को पेड़ से तोड़कर बेचने लगती है। वो लहंगे इतने सुंदर और आकर्षित थे कि सभी लोगों ने उस लहंगे को तुरंत ही खरीद लिया और जो पैसे अमायरा को मिले, उन पैसों से अमायरा ने अपनी माँ का इलाज करवाया। जादुई लहंगे का पेड़ उन्हें रोज लहंगे देता था और वो उन्हें बेचकर अपना घर चलाती थी। इसी तरह लहंगे को बेचकर अमायरा और उसकी माँ कुछ ही दिनों में बहुत अमीर हो जाती है और वो हंसी खुशी जादुई पेड़ के साथ में अपनी जिंदगी जीने लगती है।